सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ बैक वक्त खुशकिस्मती और बदकिस्मती साथ लेकर पैदा हुए। 3 बार वज़ीर आज़म बने, 2 बार तोताई अक्सरियत ली। अयूब खान के बाद तमाम बड़े मंसूबे इनके दौर में मुकम्मल हुए। एटमी ताकत से सी पैक तक पाकिस्तान की ज़्यादातर अचीवमेंट्स के पीछे नवाज शरीफ हैं। लेकिन आप इनकी बदकिस्मती देखें, इनकी ज़िंदगी में 3 ही मकाम हैं: वज़ारत उज़्मा, अदालतें और जिला वतनी। ये वज़ीर आज़म हाउस आते हैं, निकाले जाते हैं, जेल और अदालतें भुगतते हैं और बाहर भिजवा दिए जाते हैं। ये 37 बरसों से ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन 37 बरसों में मियाँ नवाज शरीफ की वह ज़ाती अचीवमेंट वोट बैंक है। हमें ये मानना होगा, वक्त गुजरने के साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ का वोट बैंक मजबूत से मजबूत हुआ। अल्लाह ताला को ना जाने इस शख्स की कौन सी अदा पसंद है। ये अपनी मर्ज़ी का मुकद्दर लिखवा कर दुनिया में आ गया और अल्लाह ताला को ना जाने इनकी कौन सी आदत बुरी लगती है। ये हर बार ग्रेट ट्रेजेडी का शिकार होकर ख़ानदान समेत सड़कों, अदालतों और जेलों में रुल जाते हैं। अल्लाह ताला को वैसे तो किसी को इनायत के लिए कोई जवाज़ नहीं चाहिए होता, मगर मैं इसके बावजूद महसूस करता हूँ नवाज शरीफ की 2 खूबियाँ शायद अल्लाह ताला को पसंद होंगी। ये दूसरों को इज़्ज़त देते हैं। ये जेल में थे, ये बीमार हुए, हुकूमत ने मेडिकल बोर्ड बना दिया। बोर्ड में मेरा एक जानने वाला डॉक्टर भी शामिल था। ये पीटीआई और इमरान खान का टाइगर था और ये शरीफ बरादरान से नफ़रत करता था। ये 3 बार जेल में मियाँ नवाज शरीफ से मिला। ये इनका दीवाना हो गया। इसने मुझे बताया नवाज शरीफ के कमरे में एक चारपाई और प्लास्टिक की एक कुर्सी थी। मैं जब भी मुआयने के लिए गया, इस शख्स ने खड़े होकर मेरा इस्तकबाल किया। जेल का अमला जब तक मेरे लिए कुर्सी का बंदोबस्त नहीं करता था, ये बीमार होने के बावजूद खड़े रहते थे डिहाइड्रेशन की वजह से। इनके चेहरे और होंठों से नज़र आती थी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। ये हर बार कहते थे मैं अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक हूँ। और मुआयने के बाद ये मुझे दरवाजे तक छोड़ कर आते थे, गर्म जोशी से हाथ मिलाते थे और कहते थे मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मुझे आज तक सियासतदान तो दूर, किसी ब्यूरोक्रेट ने ये इज़्ज़त नहीं दी। डॉक्टर की बात दुरुस्त थी, नवाज शरीफ अपने मुलाजमीन को भी साहब कहकर बुलाते हैं। दूसरा वाक़या सुप्रिटेंडेंट जेल का था। 11 सितंबर 2018 बेगम कुलसूम नवाज़ का आखिरी दिन था। मियाँ नवाज शरीफ की पेशी थी। ये वापसी पर बहुत फ़िक्रमंद थे। उन्होंने उस दिन पहली बार जेलर से कहा, सुप्रिटेंडेंट साहब, मेरी बीवी अलील है, मैं सिर्फ खैरियत मालूम करना चाहता हूँ, आप मुझे चंद मिनटों के लिए फ़ोन करने की इजाज़त दे दें। सुप्रिटेंडेंट के मुताबिक मेरे ऊपर उस वक्त शदीद दबाव था। मैंने ये कहकर इनकार कर दिया, सर आपका फ़ोन का कोटा ख़त्म हो चुका है। ये बोले आप मुझे अपना मोबाइल दे दें, मैं आपके सामने फ़ोन करके सिर्फ खैरियत मालूम करूँगा। ये आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने ये कहकर फिर माजरत कर ली, सर मेरा फ़ोन सरकारी है, मैं ये किसी मुल्ज़म को नहीं दे सकता। ये खामोश हो गए। दोपहर को अचानक बेगम साहिबा के इंतकाल की खबर आ गई। मेरे हाथ पांव फूल गए। मैं घबराया हुआ इनके सेल में गया, उन्हें ये बुरी खबर सुनाई। ये सर झुका कर विर्द करने लगे। फिर पूछा क्या मरियम को इतला हो चुकी है? मैंने इनकार में सर हिला दिया। ये बोले वो अकेली है, आप अगर इजाज़त दें तो ये इतला मैं उन्हें खुद दे दूँ ताकि मैं उन्हें तसल्ली भी दे सकूं। मैंने हाँ में सर हिला दिया। ये मेरे साथ मरियम नवाज़ के सेल में गए, उन्हें इतला दी और उनके बोलने, चीखने या दुहाई देने से पहले कहा, बेटा किसी को बद्दुआ नहीं देनी, ये बस हमारा नसीब है। ये फ़िक्रा सीधा मेरे दिल में लग गया। ये दूसरे लोगों को इज़्ज़त देते और माफ़ कर देते हैं। ये दोनों वो खूबियाँ हैं जो शायद अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। चुनाचा ये बदनसीबी के हर बेलने से बच भी जाते हैं और बार बार निकाले जाने के बावजूद इक़्तिदार में वापस भी आ जाते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त लंदन में है और ये हकीकत है, ये डील के ज़रिए लंदन गए थे। डील मियाँ शहबाज शरीफ ने की थी। ये हॉस्पिटल में अपने बड़े भाई से मिले, इनकी मिन्नत की आप लंदन चले जाएं, अपना इलाज कराएं। 1 माह बाद मरियम नवाज़ भी आ जाएंगी, आप मुझे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने दें। मार्च 2020 में शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में कौमी हुकूमत बन जाएगी और ये हुकूमत फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा देगी। मैं वादा ले चुका हूँ। मियाँ नवाज शरीफ बाहर नहीं जाना चाहते थे, ये जेल भुगतना चाहते थे, लेकिन फैमिली ने दबाव डाला और ये पार्टी छोटे भाई के हवाले करके लंदन चले गए।
لیکن میاں نواز شریف کے جانے کے بعد مریم نواز کا نام اس سی ایل میں ڈال دیا گیا۔ حمزہ شہباز کی ضمانت بھی نہ ہوئی، شہباز شریف کی اہلیہ اور صاحبزادی کے خلاف بھی نوٹس جاری ہو گئے۔ قومی حکومت کا خواب بھی پورا نہ ہوا۔ میاں نواز شریف لندن میں خاموشی سے بیٹھ کر مفاہمت کا نتیجہ دیکھتے رہے۔ یہ سب کچھ برداشت کر رہے تھے، لیکن یہ سمجھتے ہیں شریف فیملی کی خواتین کے خلاف مقدمے نہیں بننے چاہیے تھے۔ یہ شہباز شریف کی بیٹیوں کے خلاف مقدموں پر دکھی ہو گئے۔ انہوں نے پارٹی کو واپس اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ لندن میں حسن نواز کے دفتر میں بیٹھنے لگے اور سیاسی رابطے شروع کر دیے۔ اس دوران شہباز شریف گرفتار ہوئے، پی ڈی ایم بنی، مریم نواز سامنے آئی اور یہ سیاسی لیڈر کی حیثیت سے ڈیولپ ہونے لگی۔ پارٹی کے سینئر قائدین کا خیال ہے کلثوم نواز صاحبہ نے انتقال سے پہلے میاں نواز شریف سے مریم نواز کو وزیر اعظم بنوانے کا وعدہ لیا تھا۔ یہ بات کس حد تک درست ہے میں نہیں جانتا، لیکن لوگ سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے جلسے ہوئے۔ میاں نواز شریف نے گوجرانوالہ کے جلسے میں 2018 کے الیکشنز میں دھاندلی کے ذمہ داروں کے نام دینا شروع کر دیے۔ اس سے پہلے میاں نواز شریف اور خواجہ آصف کے درمیان بھی تلخی پیدا ہوگی اور دونوں کے درمیان رابطے کم ہو گئے۔ پی ڈی ایم چلتی رہی، لیکن یہ مارچ 2021 میں ٹھوس ہو گئی۔ میاں نواز شریف مولانا فضل الرحمان شروع دن سے اسمبلیوں سے استعفے دینا چاہتے تھے، لیکن پیپلز پارٹی وقت مانگتی رہی۔ وقت کے اس لین دین میں آصف علی زرداری کی ڈیل میچور ہوگی۔ پی ڈی ایم عملاً فوت ہوگی، جس کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کو 2023 کے الیکشنز نظر آ رہے تھے، لیکن نون لیگ کے سینئر لیگی رہنماؤں کا خیال تھا اس وقت ہمارا مشکل وقت تھا۔ حکومت تمام بڑے رہنماؤں کو جھوٹے سچے مقدموں میں جیلوں میں ڈال رہی تھی۔ نومبر 2021 میں جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے۔ ان اختلافات کی بنیادی وجہ جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹانا تھا، جبکہ عمران خان ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو رکھنا چاہتے تھے۔ ان اختلافات نے شدت اختیار کی اور سب سے پہلے ان اختلافات کا فائدہ آصف علی زرداری نے اٹھایا۔ ان کو کسی طریقے سے معلوم ہو گیا کہ یہ اختلافات آگے چلے گئے تو انہوں نے تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ کیا۔ تحریک عدم اعتماد میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت دھڑام سے نیچے آ گری اور پی ڈی ایم دوبارہ اقتدار میں آ گئی۔ اور یوں جو پارٹیاں عمران خان کے اقتدار کے دور میں ان کے زیر اطاعت تھی، وہ تمام پارٹیاں اس وقت اقتدار میں آ چکی ہیں۔ اقتدار میں آنے کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ کسی بھی طرح معیشت کو سنبھال سکے، جس کے لیے انہوں نے بہت سخت فیصلے کیے اور ان سخت فیصلوں کی وجہ سے 2023 کے الیکشنز میں ان کے لیے مشکلات نظر آ رہی ہیں۔